यू सो मच। आज सब लोग आ गए, मेहरबानी करके आया करो, अच्छे लगते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये समझो, देखो आप लोगों के हाफ ईयरलीज ऑलमोस्ट ऑन द वे हैं। किसी को डेट शीट, किसी को सिलेबस मिल चुका है, किसी को मिलने वाला होगा। बट ये बात सबको ही पता है कि अगस्त लास्ट वीक में, और लेट होंगे तो सितंबर फर्स्ट वीक में, और बहुत लेट हुए तो सितंबर सेकेंड वीक। मतलब दिस इज द मैक्सिमम थिंग कि तब तक तो हमारे हाफ ईयरली स्टार्ट हो ही जाएंगे हर स्कूल में। हाफ ईयरलीज को अभी तक यूटीज के लिए मैं हमेशा बोल दिया करती थी कि यूटीज ही है, टेक इट इजी, ठीक है। एक एक दो दो चैप्टर्स आते हैं, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बवाल मत खड़ा करो। बट अब ये हाफ ईयरलीज हैं, हाफ ईयरलीज को बहुत सिंसियरली लेना है, बिकॉज हाफ ईयरलीज के बेसिस पर आप लोग एक तो खुद को जज कर पाओगे कि हम कितने पानी में हैं और हमें आगे और कितनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि हाफ ईयरलीज जैसे ही खत्म होंगे, आप लोगों को लगता है बोर्ड्स खत्म हो गए, आप कुछ दिन तो यूं ही वेस्ट कर देते हो, हमारे हाफ ईयरलीज खत्म हो गए, जैसे बोर्ड्स ही खत्म हो गए, जबकि हाफ ईयरलीज ही खत्म हुए हैं। ये बात सब जानते हैं कि 12th के हाफ ईयरलीज में ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आता ही आता है। कोई कोई स्कूल तो 80% तक सिलेबस भी दे देता है, आना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि आपको 3 घंटे इतना सिलेबस करके पेपर देने की हैबिट अब डालनी जरूरी है। और किसी ने अभी भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज। मिलेगी चॉकलेट चाहिए पहले, काम की बात सब बाद में। तो आप लोग बेटा अब अच्छे से कमर कस के अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मॉर्निंग आवर्स में नहीं भी हूँ तो इवनिंग में तो हुई, तो इसलिए अपनी पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि कोई भी टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, कोई यूट्यूब चैनल आपको कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं से भी कर लो, आप ट्यूशंस लो, आप स्कूल टीचर से पढ़ो, आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो। कॉमन क्या है इसमें? आप कॉमन हो जिसने करनी है पढ़ाई, बाकी तो सब एक्सटर्नल है। एग्जाम किसने लिखना है? आपको लिखना है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज डू स्टडी, स्टार्ट स्टडी, सब छोड़ दो, सब आगे पीछे चलता रहेगा, सब मुंह माया है, अभी पढ़ाई बहुत बड़ी मुंह रखना है, ठीक है। चलो, और क्लासेस कोशिश करो कि ये उस चैप्टर में तो बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि अभी तक जो चैप्टर्स थे वो ऐसे थे जहाँ पर हम लोग एक क्लास में या 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर लिया करते थे। नेशनल इनकम के अलावा तुमने नोटिस किया होगा हमारे जितने भी चैप्टर्स थे, चाहे वो मैक्रो के थे चाहे वो आईडी के थे, हमारे 1 या 2 क्लास से ज्यादा कभी नहीं चले। बहुत रेयर ही कुछ ऐसा हुआ है कि कोई चैप्टर हमारा 2 के आगे चला हो। बट नेशनल इनकम के बाद यही एक चैप्टर ऐसा है जो हमारा थोड़ा लंबा चलेगा और आपका लिए डिमांडिंग भी है, नखरे हैं इसके थोड़े, तो नखरे सहने पड़ेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी रेगुलर, समझे भाई साहब। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है, जिसमें से ये बात पक्की है कि एक 6 मार्कर एंड एक 4 मार्कर 1 and 1 ये आते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी आती है, 6 मार्कर में रेयर आती है, 4 मार्कर में जनरली ऑप्शन भी आ जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके डायग्राम्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम में हमने 3 मेथड किए थे। हमने क्या था इन तीनों मेथड्स को, मुझे कोई ब्रीफ देगा? कुछ भी बता दो, कुछ तो बोलो। इनकम मेथड क्या होता है? एक लाइन में अगर डिफाइन करने को आ जाए कि क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है
ट्रेडिशनल अप्रोच। किसी को 1930s का ग्रेट डिप्रेशन पता है क्या था? में देखा था। हे भगवान, 1930 में था ये हिस्ट्री की बुक में कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यूएसए से ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था एंड उसका इफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज पे पड़ा था इंक्लूडिंग इंडिया। हाँ, और उसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा था कि पूरी इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। और ग्रेट, हाँ, एक्सेप्ट सोवियत यूनियन। और उस समय पे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उससे पहले, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी। उसके बाद ये आया कि हम इंडिविजुअल इकोनॉमी की जो स्टडी करते हैं और हम जो माइक्रो की स्टडी करते हैं, इनको मिलाकर हम एक न्यू स्टडी बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे पास जब मैक्रो इकोनॉमिक्स आई, तब हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच में एक सेज लॉ आया। सेज लॉ, सेज लॉ क्या कह रहा था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये जे बी सेज है, जे बी सेज, ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं। जे बी सेज लिख लेना आराम से, बाद में कोई नहीं। जे बी सेज इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब आप जितनी भी प्रोडक्शन करोगे वो सारी की सारी प्रोडक्शन कंज्यूम हो ही जाएगी। क्या तुम एग्री करते हो इस बात से? करते हो? मतलब आप मार्केट में भेज दो, सप्लाई कर दो, मार्केट में कुछ बचता नहीं है, सब सेल हो ही जाएगा, कंज्यूम हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बच जाएगा। वो कहते हैं कि सब हो जाएगा खत्म। तो यानी कि स्टॉक बचेगा, कम भी पड़ सकता है और ओवर स्टॉकिंग भी हो सकती है। अब अगर कम पड़ेगा तो मार्केट में क्या रिएक्शन होगा? प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा हो गई सप्लाई और डिमांड नहीं है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। बट जेबी सेल्स ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। जेबी सेल्स ने तो कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इस वजह से ये थ्योरी कुछ टाइम बाद फेल हो गई। और जो हमारे अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, इस मॉडर्न अप्रोच में आए जे एम कीन्स, जिसे हम केनीशियन थ्योरी कहते हैं। इसे हम कहते हैं केनीशियन थ्योरी। हम मॉडर्न जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरह से पूरे गुरु ग्रंथ जिसने बनाया वो जे.एम. कीन्स हैं, जो अभी तक किसी ने इसको बीट नहीं किया है। हम अभी भी जो थ्योरी इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं वो जे.एम. कीन्स की बनाई हुई केनीशियन थ्योरी पढ़ते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो अंश मात्र, जो जे.एम. कीन्स की एक्चुअल थ्योरी है उसका अंश मात्र मतलब मुश्किल से 1% पढ़ने वाले हैं, ओनली 1%। बहुत सारी एजम्पशंस के बाद हम इतना सा पढ़ेंगे। जब आप लोग कोई हायर एजुकेशन में जाते हो और कॉमर्स की लाइन को परस्यू करते हो तो आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे। जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं वो जे.एम. कीन्स को भगवान मान के पढ़ते हैं कि भैया जे.एम. कीन्स ही है जो कुछ भी है, क्योंकि उन्होंने मेजर थ्योरीज दी हैं इकोनॉमिक्स में। और फिर हमको बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं। अभी आप बहुत थोड़ा पढ़ेंगे तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उस थोड़े में भी बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे कि जे.एम. कीन्स ने कहा कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। तुम लोगों ने डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था माइक्रो में, याद है? लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड है। वो जो डिमांड थी वो किसी एक कंज्यूमर की या मैनी कंज्यूमर्स की थी। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर है, सारे सेक्टर्स में, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में सब में मिला के एग्रीगेट डिमांड है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें
एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हम लोगों ने इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ी, मार्केट सप्लाई पढ़ी, लेकिन वो एक ही फॉर्म की थी। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पर हम सारी इंडस्ट्रीज की मिला के बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक्चुअल डिमांड इन एन इकोनॉमी, या फिर हम कह सकते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितना इकोनॉमी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है बाय द पीपल इन इकोनॉमी, ठीक है। जबकि ये है रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। तो कौन सा कंज्यूमर के पॉइंट से हुआ और कौन सा प्रोड्यूसर के पॉइंट से हुआ, कौन सा कंज्यूमर के और कौन सा सप्लायर या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, सप्लायर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिमांड प्रोड्यूसर। ओके, एनीवन? इसने तो अपना बता दिया। ये कह रहा है एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो उसको वो देखेगा ना कि कितनी डिमांड। अरे मैं अभी तो ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तुमने ये बोला कि एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट डिमांड तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। हाँ, एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ, एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर। अच्छा, 1 2 प्रोड्यूसर वाले, ये प्रोड्यूसर वाले हैं, और भी कोई है? सब ओ भाई साहब, ये भेड़ चाल चल रहे हैं क्या? नहीं, अपने दिमाग से बोल रहे हो ना कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो भेड़ से अलग हो गई। तो क्या किसी को उसके साथ जाना है? अभी तुम्हें जाना है, और किसे? तुम्हें भी जाना है। ये तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो रहा है, लिटरली ये तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो गया कि सारे बॉयज ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड आई थिंक गर्ल्स ऑलमोस्ट ये कह रही हैं कि एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो, वैसे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर बार इस चीज का ना वैलिडेशन मिलता है कि भगवान ने ना लड़कियों को बड़ी फुर्सत से बनाया है, बहुत अच्छा दिमाग देकर, और लड़कों को बनाते समय ना वो अपना दिमाग ना बेचारे सो गए होंगे या सो के उठे होंगे, तो ना वो थोड़ा डालना भूल गए। मतलब मैं चाहती नहीं, आई एम सो सॉरी, टीचर को तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं, लेकिन तुम मुझे इतना ओवरवेल्म कर देते हो कि हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। बेवकूफो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। अरे हमें लगा कि वो देखता कौन है, उसका यूज कौन कर रहा है, वही एक्सप्लेन करना आप प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर। हाँ वही तो। अरे प्रोड्यूस एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? डिमांड कौन करेगा? समझ गलत नहीं है बस। चलो, एक्सपेंडिचर कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा ना। मतलब मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि तुम में से कोई प्रोड्यूसर बोलेगा यार। हे प्रभु, थोड़ा सा तो दे दे इनमें दिमाग। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ये अब तो बोल दो। प्रोड्यूसर्स ने कितना एक्सपेक्ट किया और उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर्स ने कितना एक्सपेक्ट किया कि इतना खर्चा होना चाहिए, यानी कि तुम्हारी नेशनल इनकम का ये वैल्यू एडेड है, ये नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड है, जबकि ये नेशनल इनकम का इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड पे बात कर रहा है। अब अगर हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो कायदे से ये और ये तो बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया कंज्यूमर को उतना ही खर्च करना चाहिए। तो वो बात तो वही कर रहे हैं,
सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन उसको उन्होंने मोल्ड कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब मैं तो चाहती हूँ सबके 100 नंबर आए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, एग्जाम तो तुमने लिखना है 3 घंटे, मैं यहाँ पे पढ़ाती रहूं, रटवा दूं, कुछ कर लूं, क्लास में एक एक को तुमको बुक रट गई बिल्कुल, तुमने खड़े होकर सुना भी दी सारी, लेकिन उस 3 घंटे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लड़कों को तो अगर सामने कोई बहुत अच्छी सी कोई दिख जाए तो वैसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जानी होती है, तब तो फिर भूल जाएंगे हम सब कुछ। तो बात वो है कि क्या ही बोलूं छोड़ो, डिविएट नहीं होते, पॉइंट पर आते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में ये बहुत मुश्किल काम है कि जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर उतना ही खर्च कर दे, तो देयर मे बी लेस और मोर एक्सपेंडिचर। तो अब अगर वो एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा होगा तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। जैसे इंडिया में इस टाइम पर थोड़ा डिफ्लेशनरी प्रेशर चल रहा है, बट अभी कुछ टाइम पहले तुमको अगर याद हो, कुछ टाइम पहले तो हर कोई बहुत खर्च कर रहा था, जिसे देखो यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, और अब क्या हो गया, सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नॉर्मली अरे 2 बाहर के अभी तो गए थे इस वीकेंड पे, इस बार क्या जाना, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी हमारे यहाँ धीरे धीरे है इस समय, क्योंकि जो शॉप बिजनेस क्लास है उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ डाउन हो रहा है। जो नॉन बिजनेस है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनके भी कोई बहुत इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, बट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन में कभी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था जब पीपल आर रेडी टू स्पेंड हाई, व्हेन पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड हाई डिफ्लेशनरी प्रेशर है। तो ये सिचुएशन तब हमारी क्रिएट होगी जब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे। कोई भी कंज्यूमर डिमांड क्यों करता है, व्हाई अ कंज्यूमर डिमांड्स, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं कुछ और जानना चाह रही थी, वैसे ये गलत नहीं है, बट हाँ मैं कुछ और सुनना चाह रही थी। कुछ और बता सकते हो, नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए सोच सकते हो थोड़ा सा कि कोई भी डिमांड क्यों करता है कंज्यूमर। ताकि और इन्वेस्टमेंट हो जाए। गुड, इन्वेस्टमेंट। और क्यों करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए करता है। और भाई पता है स्लीपी मोड में हो तुम लोग अभी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये सवाल। एक कंज्यूमर, व्हाई अ कंज्यूमर डिमांड्स, या तो वो कंजम्पशन के लिए डिमांड करेगा या वो इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा। ठीक है, तो या तो इन्वेस्टमेंट होगी या कंजम्पशन होगी, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। दीज आर द ओनली 2 रीजंस। अगर मेरी इनकम है तो मैं इस इनकम को क्या करूंगी, या तो मैं कंज्यूम करूंगी या मैं इन्वेस्ट करूंगी। कुछ और तीसरी चीज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ क्या मैं, है कोई ऑप्शन? भाई मेरे पास 100 रुपए आए, तुमको अगर मान लो, चलो मेरे पास 100 रुपए, क्या करूंगी, तुम्हें खुश कर देती हूँ। तुम्हारे पास अगर तुमको 1000 रुपए मिले, उसको इतनी खुशी हो गई जैसे मिल ही गए हो, उस 1000 रुपए को या तो तुम खर्च कर दोगे, जाओगे और एक पिज्जा खाकर आ जाओगे, या तुम उसको सेव करके रख लोगे अपने पास, अपने बैंक अकाउंट में। कायदे से कॉमर्स के बच्चे हो तो तुम्हें अपने बैंक में जमा कराओगे कि कुछ टाइम बाद इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ और बढ़िया ले लूंगा। तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, इधर कंज्यूम और इन्वेस्ट।
तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। यानी कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट दोनों पर्पस के लिए करते हैं ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। फिर दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो हम क्या कहेंगे, अल्टीमेटली ये जो हम एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स वाली बात कर रहे हैं, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज पे है, तो ये भी कंजम्पशन पे है, तो अल्टीमेटली ये भी कंजम्पशन से डील कर रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट हमने बताने के लिए गवर्नमेंट को अलग से कर दिया, नेट एक्सपोर्ट्स अलग से कर दिए। दिस इज अ एक्सपेंडेड फॉर्मूला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो ऑलवेज राइट देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स है वैसे तो हमारे पास, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। वैसे 2 ही कंपोनेंट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मेजर ब्रॉड कैटेगरी में। बट हमें क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ना होता है और एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं मैक्रो की एनसीईआरटी चाहे बहुत अच्छी नहीं है, तब भी हमें एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है। एनसीईआरटी को जब हम फॉलो करते हैं तो दे सेड कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जबकि आपका आंसर अगर आपने लिखा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इफ यू राइट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, बट डोंट राइट, ऑलवेज राइट देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली ये बन तो A इज इक्वल टू C प्लस I गया, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कंजम्पशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, दूसरा हमारा कंपोनेंट था एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा हमारा कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में हमने कहा कि ये है आउटपुट बेस्ड। अब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूसर ने जनरेट किया है उस आउटपुट का क्या होगा, मतलब वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया 2 ही ऑप्शंस हैं उसके पास, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्या 2 ऑप्शंस हैं एग्रीगेट सप्लाई में प्रोड्यूसर के पास, क्या होगा उस आउटपुट का? सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, और लोअर प्राइस में सेल कर देगा। लोअर प्राइस में तो तब सेल करेगा ना जब बचेगा, अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। मैं तो ये सेल्फ कंजम्पशन हो जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन और दूसरा क्या बोला, सेल कर देगा, मतलब बाहर सेल कर देगा कंजम्पशन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जो भी उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो या तो कंज्यूम हो जाएगा, और अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो सेव हो जाएगा, और कुछ थर्ड केस हो नहीं सकता, ये तो कंज्यूम हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 2 कंपोनेंट्स हुए कंजम्पशन एंड सेविंग।
कंजम्पशन जो हमने देखा है पर्सनल तो नहीं होगा तो सारा कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन सब मिलाकर। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई C+S। ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड से हम बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू Y। तो Y इज नेशनल इनकम। हम क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड इज C+I, एग्रीगेट सप्लाई इज C+S। और हम इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। मतलब C+I इज इक्वल टू C+S होना चाहिए। दोनों तरफ से C कैंसिल हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होनी चाहिए। मैथमेटिकली बात कर रहे हैं हम तो भी, है ना, ये हेंस प्रूव्ड वाली चीज। और अगर इस पूरी स्टडी को हम कंपाइल्ड अप करें तो हमारे पास 3 ही मेजर चीजें आई हैं जो अब हमें आगे वाले चैप्टर में पढ़नी है। हम एक पढ़ेंगे कंजम्पशन, फिर एक पढ़ेंगे सेविंग, फिर एक पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, और ये तीनों पढ़ने के बाद हम वापस एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। अगर है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, कैसे ठीक करें, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके रिपरकेशंस हैं, कैसे उनको ठीक किया जाए, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। समझ में आया हमें क्या क्या पढ़ना है? और यही तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आ गया। अगर तुम्हें इन 3 में से कोई 2 कंपोनेंट गिवन है तो एक निकाल सकते हो, है ना? तो नोट डाउन कर लो। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।